ये कहानी है शेखर नटराजन की, एक ऐसे इंसान की जो सिकंदराबाद की झुग्गियों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम तक पहुंचा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और कामयाबी की कहानी नहीं है। ये एक नजरिए की कहानी है, एक सोच की कहानी है जो उन्होंने रास्ते में सीखी। और आज वो उसी नजरिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये शब्द हैं शेखर नटराजन के, और ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे वो दुनिया को देखते हैं। उनके लिए गरीबी का सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं है, बल्कि समाज की नज़रों में अनदेखा कर दिया जाना है, अदृश्य हो जाना है। और यही एक सोच उनकी पूरी जिंदगी और उनके काम की नींव है। तो चलिए उनके सफर में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, जहां से उनकी ये सोच बनी। वो खुद इसे अपना गरीबी का पाठ्यक्रम कहते हैं। जरा सोच कर देखिए वो माहौल, 8 लोगों का परिवार, सिर्फ एक कमरा और महीने की कमाई महज 175 रुपए। वहां हर दिन की चुनौती ये नहीं थी कि आगे कैसे बढ़ें, चुनौती बस ये थी कि जिंदा कैसे रहें। वो विकास की नहीं, बस वजूद की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी माँ। जरा सोचिए, एक माँ अपने बेटे के एडमिशन के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 1 साल तक हर रोज प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ी रहीं। और जब पैसों की बात आई तो उन्होंने अपनी पहचान का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी शादी के गहने, सिर्फ 30 रुपए में बेच दिए। क्यों? ताकि शेखर की पढ़ाई न रुके। अब देखिए, ऐसे माहौल में कोई भी इंसान टूट सकता है, कड़वाहट से भर सकता है। लेकिन शेखर ने फैसला किया कि वो यहां से सीखेंगे, और उन्होंने 3 सबक सीखे। पहला, सहानुभूति, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को इतने करीब से जो देखा था। दूसरा, आग, वो आग जो मुश्किलों से लड़कर फौलाद बना देती है। और तीसरा, भूख, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, अपनी किस्मत को बदलने की भूख। और बस इन्हीं सबकों को लेकर शेखर ने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा। पर वो एक आम कर्मचारी की तरह नहीं आए, वो आए एक हैकर की तरह। एक ऐसा हैकर जो पुराने घिसे पिटे सिस्टम्स को बदलने आया था। उनके करियर पर एक नज़र डालते हैं। जब वो कोका कोला में थे तो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को जो सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स के लिए बना था, पूरी तरह से बदलकर ऐसा बना दिया कि वो 3000 प्रोडक्ट संभाल सकें। डिज्नी में एक बार उनका बटुआ थीम पार्क में खो गया, और इसी परेशानी से उन्हें मैजिक बैंड बनाने का आइडिया आया, जिसने वहां का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल डाला। और वॉलमार्ट की तो बात ही अलग है। वहां उन्होंने सिर्फ एक आइडिया को एक $multi-billion बिजनेस बना दिया। उनका काम करने का तरीका भी हमेशा से ही अलग रहा है। मतलब सोचिए, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने एक एनिमेटेड रेज्यूमे बनाया, उसे एक बिजनेस कार्ड के साइज की छोटी सी डिस्क पर डाला और सीधा एक टॉप एग्जीक्यूटिव को भेज दिया। इससे साफ पता चलता है कि वो हमेशा से लीक से हटकर सोचने वाले इंसान रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, $5 अरब। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वॉलमार्ट के ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस की वैल्यू है, जिसे शेखर ने सिर्फ 18 महीनों के अंदर $30 मिलियन से इस लेवल पर पहुंचाया था। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस खड़ा नहीं किया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को दिखाया कि स्केल कैसे किया जाता है। तो अपनी जिंदगी के इन्हीं अनुभवों से मिली जो क्रिटिकल सोच है, उसी नज़र से शेखर अब टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया को देख रहे हैं। और उन्हें जो दिख रहा है वो काफ़ी, कह सकते हैं, चौंकाने वाला है। वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि आज एआई को लेके जो ये इतना हल्ला है, इतनी हाइप है, क्या ये सब एक बहुत बड़ा बुलबुला है? और उनका जवाब है हाँ, ये एक ऐसा बुलबुला है जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उनके हिसाब से ये सब हो रहा है एक सर्कुलर मनी लूप की वजह से। मतलब एक ऐसा चक्कर जिसमें पैसा बस एक ही इकोसिस्टम के अंदर गोल गोल घूम रहा है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, पर असल में सब कुछ आर्टिफिशियली फुलाया जा रहा है। तो ये लूप काम कैसे करता है, समझिए। बड़ी टेक कंपनियां एआई स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। फिर उन्हीं स्टार्टअप से कहा जाता है कि वो कुछ खास कंपनियों से ही जीपीयूज खरीदें। ये वही पावरफुल कंप्यूटर चिप्स हैं जो एआई को चलाने के लिए चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में इन्वेस्ट किया, ओपनएआई की वैल्यूएशन बढ़ी और उससे माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक भी ऊपर चला गया। मतलब पैसा बस एक जेब से निकलकर दूसरी में जा रहा है, और पूरा का पूरा खेल इन जीपीयूज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ठीक यहीं पर शेखर वो सबसे जरूरी सवाल उठाते हैं जो कोई नहीं पूछ रहा। दुनिया ने कभी ये पूछा ही क्यों नहीं कि क्या हमें वाकई हर चीज के लिए जीपीयूज की जरूरत है? उनका कहना है कि हम सब ने बस मान लिया है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए ही होगी, जबकि शायद ऐसा है ही नहीं।
देखिए, शेखर की ये जो सोच है, ये सिर्फ नंबर्स या बिजनेस से नहीं आई है। ये आई है एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से। एक ऐसी कहानी जिसने टेक्नोलॉजी को देखने का उनका नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मार्गेट की, एक 78 साल की महिला। और ये कहानी हमें बताती है कि डेटा के पीछे असल में क्या कुछ छिपा हो सकता है। हुआ ये कि वॉलमार्ट के डेटा में एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। हर सोमवार को मार्गरेट ग्रोसरी का ऑर्डर करती थी और फिर ठीक अगले दिन हर मंगलवार को वो अस्पताल जाती थीं। हर हफ्ते बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह। अब देखिए, जितने भी सिस्टम्स थे वो सब उन्हें एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे। अस्पताल के लिए वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर थी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक हाई रिस्क क्लाइंट, और डेटा सिस्टम्स के लिए वो बस एक कॉस्ट पैटर्न थी जिसे मैनेज करना था। किसी ने भी उन्हें एक इंसान की नज़र से नहीं देखा। सिस्टम को सिर्फ नंबर्स और पैटर्न्स दिखे, लेकिन शेखर को एक इंसान दिखा। एक ऐसी महिला जो अपनी जिंदगी बचाने वाली दवा की गोलियां गिन गिन के खा रही थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी डोज अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से हर मंगलवार को उन्हें पैनिक अटैक आता था और अस्पताल जाना पड़ता था। सिस्टम ने एक पैटर्न देखा, पर शेखर ने उस अदृश्य इंसान का दर्द देखा। और बस इसी एक अनुभव ने शेखर को एक नए मिशन पर भेज दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का मिशन जिसमें सिर्फ दिमाग ना हो, बल्कि एक आत्मा भी हो। वो इसे नाम देते हैं एंजेलिक इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब है। इसका मकसद इंसानी दिमाग की कॉपी करना नहीं है, बल्कि अच्छे इंसानों के व्यवहार की नकल करना है। मतलब सहानुभूति, करुणा, मदद करने का जज्बा। और इसका सबसे पहला काम है मार्गरेट जैसे उन अदृश्य लोगों को दुनिया के लिए दृश्य बनाना। और इन दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा और गहरा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछता है क्या हो रहा है, जबकि एंजेलिक इंटेलिजेंस पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है। एक सिर्फ डेटा को देखता है, दूसरा उस डेटा के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करता है। और इसी के साथ शेखर एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम डिजिटल कॉलोनियलिज्म के शिकार हो जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां अपने बनाए एल्गोरिदम्स और अपनी सोच पूरी दुनिया पर थोप देंगी, और वो ऐसा करते हुए स्थानीय संस्कृति और उसके कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगी, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि हम कितनी इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो सिर्फ हमारी बुद्धि को ही नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत और हमारी गरिमा को भी बढ़ाए।